Welcome to this next lesson on Introduction to Business. इस particular lesson में we are going to discuss how authority can be distributed among various positions in an organization. या दूसरे अल्फाज में जो फैसला साजी के इख्तियारात हैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के लिए वो कैसे ट्रांसफर की जा सकती है या डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है या बांटी जा सकती है अमंग वेरियस पोजीशन या डिजिग्नेशंस जो कि किसी भी बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं. बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, ये ध्यान में रखिए कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एक कंसिस्टेंट फिनोमेना है किसी भी बिजनेस में. बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, लोकल हो, मल्टीनेशनल हो, फॉर दैट मैटर सरकारी हो या नीम सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल एंटरप्राइज हो, कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो या हमारे केस में जो हमारी डिस्कशन का फोकस है वो बिजनेस हो, उसमें फैसला साजी हमेशा होती रहती है. वो प्रोडक्ट की प्राइस के हवाले से हो, प्रमोशनल कैंपेन के हवाले से हो, एडवर्टाइजमेंट की डेवलपमेंट के हवाले से हो, वो बजटरी एलोकेशन के हवाले से हो, वो हायरिंग फायरिंग के या फिर प्रमोट करने के डिसीजन मेकिंग हो, या वो बड़े बेसिक नोयत की डिसीजन मेकिंग हो जैसे कि सप्लाईज कहाँ से एक्वायर करनी है ऑफिस के लिए, या फिर रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, वगैरह वगैरह. बिजनेस कंसिस्टेंटली मजमुआ है डिसीजन मेकिंग का, और ये डिसीजन मेकिंग जितनी जाहिर बात है मौजू होगी, अप्रोप्रिएट होगी, बेहतर होगी, उतना ही ज्यादा जो बिजनेस है वो एक्सेल करेगा. नहीं तो इसका बरक्स होगा, और यूजुअली होता भी इसीलिए है कि आपने किसी न किसी हवाले से फैसला साजी कमजोर की, या फिर फैसला साजी में कुछ चीजों को इग्नोर किया, या फैसले दुरुस्त नहीं किए, तो बिजनेस जाहिर बात है उस वजह से सफर भी करते हैं, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो बिजनेसेस कोलैप्स भी करते हैं. सो इसलिए ये मैटर बड़ा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिजनेस में डिसीजन मेकिंग कैसे और किस अप्रोच से की जा रही है. इस हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर इफ यू गाइस कैन सी टू अप्रोचेस हैं जो कि मैंने मेंशन की हैं डिसीजन मेकिंग के हवाले से. वन इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड द अदर इज सेंट्रलाइजेशन. सो दो अप्रोचेस हैं डिसीजन मेकिंग के हवाले से जो कि प्रैक्टिस की जाती हैं, या जिनकी जो डिग्री है वो एक्सरसाइज की जाती है बिजनेसेस में. एक है डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच और दूसरी है सेंट्रलाइजेशन अप्रोच या सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग. एज फार एज डिसेंट्रलाइजेशन की अप्रोच इज कंसर्न, जितना ज्यादा आप एज टॉप मैनेजमेंट या आप एज एंटरप्रेन्योर या ओनर ऑफ अ बिजनेस फैसला साजी का जो इख्तियार है वो निचले सतह पर ट्रांसफर करेंगे, या दूसरे अल्फाज में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेंगे, उतना ही ज्यादा जो आपका स्ट्रक्चर है या डिसीजन मेकिंग की जो अप्रोच है वो डिसेंट्रलाइज्ड कहलाएगी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि आप कुछ फैसलों को करने का जो इख्तियार है वो निचले सतह पर ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी लोअर मैनेजमेंट को, या लोअर जो सबऑर्डिनेट लेवल्स हैं हायरार्की में, या जो रैंक्स हैं उनको ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो कुछ हवालों से फैसला साजी करें. जितना ज्यादा आप इख्तियार को बांटेंगे निचली सतह पर, हम कहेंगे उतना ही ज्यादा आप डेलीगेशन, या जितना ज्यादा आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं हम कहेंगे उतना ही ज्यादा जो आपका स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है. या ऐसा ही है कि मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट की चेन ओन करते हैं जो कि 3, 4, 5 सिटीज में ऑपरेट कर रहा है. आपकी 8-10 ब्रांचेस हैं. उस हवाले से अगर तो आप जो फैसला साजी के इख्तियारात हैं वो अपने रेस्टोरेंट मैनेजर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए आपने एक रेस्टोरेंट मैनेजर हायर किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि आपने डिसीजन मेकिंग की डेलीगेशन की है, या दूसरे अल्फाज में आपने डिसेंट्रलाइजेशन की है. मजीद देख लेते हैं. फॉर इंस्टेंस जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, आपके जो रेस्टोरेंट की चेन्स हैं उसमें बहुत सारे डिसीजंस हैं. मिसाल के तौर पे जो कि आपको लेने हैं, मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे, या अगर कहीं से अब अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेटिव सप्लायर कौन होगा उसका, या किसी सप्लायर ने अगर उसकी प्राइस इंक्रीज कर दी है तो अब आपने उसी सप्लायर के साथ स्टिक करना है या आपने सप्लायर चेंज करना है. मेन्यू में आपने कुछ नया कुजीन या डिश जो है वो आपने ऐड करनी है, आपने प्रोडक्ट्स को कैसे, आपने मेन्यू को कैसे प्राइस करना है,
आपने स्टाफ को के बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है, कैसे एवेल्युएट करना है, फिर उसे आपने रीइंफोर्स कैसे करना है, आपने इंसेंटिवाइज कैसे करना है अपने स्टाफ को, वगैरह वगैरह। सो ये मल्टीपल डिसीजन है जो कि रेस्टोरेंट के केस में आपको लेने पड़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप जो कुछ डिसीजंस हैं जिनका ताल्लुक डे टू डे अफेयर्स के साथ है, जिन्हें हम ऑपरेशनल डिसीजंस कहते हैं या जिन्हें हम टेक्निकल डिसीजंस कहते हैं, उन्हें आप रूटीन डिसीजन मेकिंग या फिर शॉर्ट टर्म की डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप जितनी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, यानी कि किसी को आपने अपने रेस्टोरेंट मैनेजर्स को इख्तियार दे दिया कि वो सप्लायर्स को या वेंडर्स को खुद डिसाइड करें, ऑल्टरनेट वेंडर चूज करने हो तो उसके फैसले भी वो खुद कर लें। रेस्टोरेंट का लेआउट अगर चेंज करना है लोकल नीड्स के हवाले से, वो उसको चेंज करने का अख्तियार आप उन्हें दे देते हैं। लोगों को कैसे मॉनिटर करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनको उनके बिहेवियर को कैसे चेक करना है और कैसे आपने फिर उनको रीइंफोर्स करना है, इंसेंटिवाइज कैसे करना है, इसका इख्तियार आप लोकल जो आपका रेस्टोरेंट मैनेजर अगर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और इसके अलावा जितने जो बड़े डिसीजंस हैं जिनके लॉन्ग टर्म या क्रिटिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं आपके बिजनेस पे, जैसे कि मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कैसी होनी चाहिए, आपको किस रेस्टोरेंट को कितना फंड देना चाहिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, या मिसाल के तौर पे आपने नया रेस्टोरेंट कब और कहाँ खोलना है, या आपने मिसाल के तौर पे अपने मेन्यूज में डेप्थ कैसे इंक्रीज करनी है, कौन से आपने मेन्यू के आइटम्स एक्सक्लूड करने हैं, कौन से इंक्लूड करने हैं। सो इस नौयत के जो बड़े डिसीजन हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा इंपैक्ट रखते हैं, वो आप खुद करते हैं, अपनी टेबल पर रखते हैं। और बाकी जितने छोटे मोटे डिसीजन हैं, डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजन हैं, टेक्निकल डिसीजन हैं, वो अगर आप ट्रांसफर कर लेते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, बांट देते हैं अमंग योर रेस्टोरेंट मैनेजर्स, तो हम कहेंगे कि आप डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाए हुए हैं। इसके बरक्स जो अप्रोच मार्केट में बाकायदा एग्जिस्ट करती है वो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच इसका बिल्कुल उलट है, जैसे कि मैंने अभी आपको इंडिकेट किया। तमाम के तमाम अख्तियार वो ऑपरेशनल हो, डे टू डे हो, रूटीन हो, या फिर स्ट्रेटेजिक नौयत के हो, या लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो, वो रेस्टोरेंट्स में आपके जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें लेआउट कैसे होना है, वहां पर लोगों को चेक, मॉनिटर, एवेल्युएट और इंसेंटिवाइज कैसे करना है, किसको रखना है किसको नहीं रखने से लेकर रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, इंग्रेडिएंट्स किससे लिए जाएंगे, सप्लायर चेंज करते हुए किस सप्लायर को तरजीह और कैसे दी जाएगी, यहाँ के डिसीजन से लेकर किसी मेन्यू के एडिशन और एडवर्टाइजमेंट वगैरह स्ट्रेटेजिक जो डिसीजंस हैं फंड एलोकेशन के, वहां तक सारे के सारे डिसीजंस आप सातों के सातों, आठों के आठों जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आप उनकी डिसीजन मेकिंग अपने टेबल पर रखे हुए हैं और अपने किसी नौयत का डिसीजन मेकिंग का इख्तियार अपने रेस्टोरेंट मैनेजर को नहीं दिया हुआ, या बहुत ही माइनर किस्म का आपने जो डिसीजन मेकिंग का इख्तियार है टेक्निकल लेवल का, वो आपने सिर्फ रेस्टोरेंट मैनेजर्स को दिया। इसके अलावा वो आपसे रुजू करते हैं फॉर एवरी मैटर टू गेट अ ग्रीन सिग्नल। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अडेप्ट की हुई है जिसमें आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं कर रहे ना। ये बहस हमें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगी जब हम दोनों अप्रोचेस को इन टर्म्स ऑफ देयर यूं कह लीजिए कि जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं उसके हवाले से एक दफा देख लें। सो लेट्स सी, एज फार एज डिसेंट्रलाइजेशन इज कंसर्न, ये जो एक बड़ा एडवांटेज है या फायदा है जिसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच परसू की जाती है या उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है या इस अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है, इस नौयत के स्ट्रक्चर को प्रेफर किया जाता है, वो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग है। जाहिर बात है जब आपका रेस्टोरेंट मैनेजर कील कांटे के या छोटे मोटे डिसीजन से लेकर हर एक डिसीजन के लिए आप पर डिपेंडेंट है और आपका वेट करने पर मजबूर है, वो चाहे रेस्टोरेंट में कोई हादसा हो गया है, कोई लेआउट चेंज करने के हवाले से मसाइल हैं, या रेस्टोरेंट में सीटिंग कैसी होनी चाहिए, सीटिंग चेंज करने की कंप्लेंट आ रही है लेकिन आप इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज आपका रेस्टोरेंट इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज वो आपका वेट कर रहे हो। जारी बात है एज एन ओनर जब आप मल्टीपल बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, मल्टीपल ब्रांचेस ऑपरेट कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, तो इट टेक टाइम। वो फाइल आप तक आएगी या वो क्यूरी आप तक आएगी, उसको जब तक आप रिस्पॉन्ड करेंगे, बहुत सारे केसेस में क्योंकि रेस्टोरेंट एक एक्टिव कस्टमर्स की इंटरेक्शन का एक जगह होती है, तो आप मे बी बहुत सारे केसेस में बहुत सारे जो कस्टमर्स के इश्यूज हैं वो टाइमली एड्रेस ना कर पाए, जिस वजह से कस्टमर्स जो है वो डिससेटिस्फाइड होकर स्विच कर जाएं और वो आपके पास दोबारा ना आए।
तो बहुत सारे केसेस में इसी तरह फॉर इंस्टेंस आपको आपके रेस्टोरेंट मैनेजर्स को कुछ वेटर्स की जरूरत है, यू शॉर्ट ऑन वेटर्स, आप अल्टीमेटली टूरिज्म का सीजन आ गया और आपको एक दो ब्रांचेस जो हैं वहां पर एक्टिविटी बढ़ गई है एंड योर रेस्टोरेंट मैनेजर्स फील्स के ज्यादा नंबर ऑफ वेटर्स हायर करने चाहिए, लेकिन सिंस यू आर ऑल्सो आपकी प्लेट पर ऑलरेडी बहुत कुछ है, आप बहुत सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं, ये भी एक इशू आपकी तरफ पेंडिंग है, डिसाइड करते 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 मे बी आपने 2-3-4 दिन लगा दिए, 2-3-4 दिन में मे बी मल्टीपल डजन ऑफ कस्टमर्स को आपने पोटेंशियली डिससेटिस्फाई करके उन्हें स्विच पर मजबूर कर दिया हो। सो दैट्स वाई जो एक बड़ा एडवांटेज है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन की हक में जाता है और सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट जाता है, वो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। बहुत सारे जो क्रिटिकल मैटर्स हैं जिन्हें अर्जेंटली सॉल्व होना होता है, उसके हवाले से जो फैसला साजी का जो लैग है वो आपके लिए नुकसान का बायस बनता है। मूविंग ऑन जी, अनदर वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट जो कि पॉसिबल हो पाता है जब आप डिसेंट्रलाइज ज्यादा करते हैं, वो स्टाफ के या एम्प्लॉयज के मोराल या मोटिवेशन की इनहेंसमेंट या इंक्रीज के नतीजे में होता है। देखिए, जितना ज्यादा आप डेलीगेट करते हैं, ऑब्वियसली आप अपने मैनेजर्स को एम्पावर कर रहे हैं, दूसरे अल्फाज में उन्हें फैसला साजी के इख्तियार दे रहे हैं और आप उन्हें ट्रस्ट कर रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, उन्हें मैटर्स खुद डिसाइड करने का मौका दे रहे हैं। नतीजतन होगा क्या? जाहिर बात है, दे विल फील गुड, दे विल फील एम्पावर्ड। ये सोशल पर्सपेक्टिव में देख लीजिए, आप ज़ाती तौर पे अगर फैमिली में किसी हवाले से आपको कुछ इख्तियार दे दी जाते हैं तो इट मेक्स यू फील गुड, इट मेक्स यू फील एम्पावर्ड। सो सेम इज द केस प्रोफेशनली, जब एम्प्लॉयज स्पेशली नॉलेज वर्कफोर्स के जमाने में, जब यहाँ पर ज्यादातर वर्कफोर्स नॉलेजेबल है, शऊर अब ज्यादा आम हो रहा है एज फार एज प्रोफेशनल शऊर इज कंसर्न, सो यहाँ पर जाहिर बात है बहुत सारे एम्प्लॉयज प्रेफर करते हैं ऐसी जॉब्स को जहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ फ्रीडम होती है, ऑटोनॉमी होती है, कुछ ना कुछ फैसला साजी करने की। नतीजतन जब आप उन पर इस कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, आप उन पर एतमाद करते हैं और उन्हें कुछ पावर्स देते हैं फैसला साजी की, तो ये चीज उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का या जॉब की वजह से उनकी मोटिवेशन का बायस बनती है। जारी बात है, जब आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी ओवरऑल जो आउटपुट है या परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की वो बेहतर होगी, और जो जारी बात है आपकी आउटपुट परफॉर्मेंस बेहतर है तो अल्टीमेटली आप कस्टमर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर सकेंगे। जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो आप अल्टीमेट जो अपना ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी, उसको भी एनहांस कर पाएंगे। मूविंग ऑन, एक और एस्पेक्ट जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइज अप्रोच को फेवर किया जाता है या ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है या डिसेंट्रलाइजेशन की डिग्री को ज्यादा किया जाता है। याद रखिए कि एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं किया जाता जनरली और एब्सोल्युटली सेंट्रलाइजेशन भी नहीं की जाती जनरली। यानी ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप आंखें बंद करके सो जाइए या घर चले जाइए और तमाम फैसलों का इख्तियार अपने स्टाफ को दे दीजिए। नो, इट्स नॉट द केस। What you have to do is this कि आपने डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाना होता है, आप उसे मैक्सिमम नहीं करते, जिसे आप ऑटोनॉमी कहते हैं, मैक्सिमम ऑटोनॉमी नहीं देते, डेफिनेटली जनरली नहीं दी जाती, कुछ केसेस में आप दे भी देते हैं, लेकिन जनरली डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को ज्यादा रखा जाता है सो दैट नंबर 3 आप कैपेसिटी बढ़ा पाए, कैपेबिलिटी बढ़ा पाए अपने एम्प्लॉयज की। ये एक दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव है। देखिए, जब आप डिसीजन मेकिंग का इख्तियार निचले सतह पर ट्रांसफर करते हैं तो निचले सतह पर जो मैनेजमेंट आपकी काम कर रही होती है उसकी सलाहियत में इजाफा होता है। जब आप फैसला साजी की एक्सरसाइज का मौका देते हैं तो लोग बासलाहियत होते हैं, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उनकी फैसला साजी की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। ये याद रखिए कि ये बहुत जरूरी होता है जब बिजनेस अपने साइज में बढ़ रहे होते हैं कि आप निचली सतह पर लोगों को काबिल बनाएं। काबिल लोग आते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। बहुत सारे केसेस में लोग जब काबिल आप हायर करते हैं वो उनकी काबिलियत या मांद पड़ जाती है जब आप उन्हें सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में रखते हैं, आप उन्हें फैसला साजी का इख्तियार नहीं देते, उनकी मश्क नहीं हो पाती, वो मुख्तलिफ सिचुएशन के हवाले से अपने जो की डिसीजन मेकिंग की सलाहियत है वो लूज करते चले जाते हैं, क्योंकि जारी बात है वो पत्थर पे वो लकीर के फकीर टाइप का जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो जाता है, वो बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के, और अपनी जो उनकी सोचने समझने की या सिचुएशन में क्विकली रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत है वो मान पड़ जाती है। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू डिसेंट्रलाइज, इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोगों में सलाहियत पैदा कर रहे होते हैं कि वो फैसला साजी का इख्तियार खुद
डेवलप करें, आप पर डिपेंडेंसी उनकी कम हो, और जितनी आप पर डिपेंडेंसी कम होगी डे टू डे अफेयर्स के लिए, ऑपरेशनल डिसीजंस के लिए, वो आपके डोर पर बार बार नॉक नहीं करेंगे, तो आपके पास ज्यादा स्पेस होगी बिजनेस को ज्यादा बेहतर तरीके से लुक आफ्टर करने की। मूविंग ऑन जी, एक और इशू जो कि एडवांटेजियस होता है, दैट इज क्रिएटिविटी इन्हांसमेंट होती है आपके स्टाफ की या एम्प्लॉइज की। आप क्रिएटिविटी बढ़ा पाते हैं लोगों की, या आप एक आपकी जो डिसेंट्रलाइज अप्रोच है वो गुंजाइश पैदा कर देती है लोगों में कि वो इनोवेट करें, वो इनिशिएटिव लें, वो चेंजेस ला पाएं, वो प्रोसेस को रीडिजाइन कर सकें, जहां जहां इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लें। ऐसा तभी होता है, देखिए तख्लीकी सलाहियत तभी कोई एक्सरसाइज कर सकता है जब उस शख्स पर आप कॉन्फिडेंस का इजहार करेंगे। जब आप उसे कॉन्फिडेंस का इजहार करेंगे, आप उसे फैसला साजी के इख्तियार देंगे, वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करेगा, आप उसे गुंजाइश देंगे कि वो मुख्तलिफ हवालों से खुद फैसले कर सकता है या कर सकती है फॉर दैट मैटर, तो वो जाहिर बात है फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा सोचेगा। जहां उसे प्रॉब्लम नजर आएगा उसे पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे ट्रस्ट करती है, टॉप मैनेजमेंट ने मुझे इतनी गुंजाइश दी हुई है कि मैं इनिशिएटिव ले सकूं, तो वो फिर इनिशिएटिव लेंगे। सो जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेशन, जाहिर बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मसाइल का हल जितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट या इम्प्लीमेंट होगा, और जितने ज्यादा लोग होंगे ऐसा करने वाले, उतनी ज्यादा जाहिर बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है वो अल्टीमेटली बेहतर होगी, आपकी प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, आपके प्रोसेसेस बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे और वो जल्दी सॉल्व होते चले जाएंगे, बिकॉज जाहिर बात है सिर्फ आप नहीं बैठे हुए इनके लिए सोचने के लिए, उनके लिए इनोवेट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपके मल्टीपल जो दूसरे लेयर्स हैं नीचे जो काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट लेवल पर, वो भी पिच इन कर रहे हैं, अपने इनपुट से ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मूविंग ऑन, एक और एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट जो कि अब सॉर्ट ऑफ डाउन साइड है डिसेंट्रलाइजेशन की, आप यूं कह लीजिए कि समहाउ अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा करते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है। वो ये है कि बाद का ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन के नतीजे में जो आपका लोअर सबॉर्डिनेट लेवल मैनेजमेंट है, या आप जो मैं भी एग्जांपल की बात कर रहे थे, मिसाल के तौर पे आपका रेस्टोरेंट मैनेजर है, वो ओवरबर्डन भी हो सकता है, ओवरवेल्म भी हो सकता है काम के दबाव के नीचे। यानी मिसाल के तौर पे जारी बात है, एक रेस्टोरेंट मैनेजर जो कि एक रेस्टोरेंट को एक्टिवली मैनेज कर रहा है, कस्टमर्स को एक्टिवली सर्व कर रहा है, बहुत सारे जो रियल टाइम इश्यूज को वो डील कर रहा है, तो कुछ केसेस में अगर आपने उसको ज्यादा ही इख्तियारात दे दिए तो बाज़ औक़ात वो उसके लिए प्रेशर का बायस भी बन सकते हैं, जिस वजह से या तो बर्नआउट हो सकता है वर्क रिलेटेड, या फिर सारी बात है कुछ जो एक्टिव एरियाज हैं उसकी परफॉर्मेंस के वो सफर हो सकते हैं, वहाँ परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकती है। एक और जाविया जिस वजह से डिसेंट्रलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज देखा जा सकता है वो ये है कि आप कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज करते हैं इसमें, आपका कंट्रोल जो है वो रिड्यूस होता है, जो कि अगर अगेन मैनेज किया जाए कुछ हवालों से तो इस डिसएडवांटेज को आप ओवरकम कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि ये इस पर्टिकुलर फितरी सी एक बात है कि जब आप डिसीजन मेकिंग पावर्स को डेलीगेट करेंगे तो बिलखसूस ऐसी सिचुएशन में जब आपका जो लोअर स्टाफ है वो लेजी है, यानी वो बस उतना ही काम करना चाहता है जितना उसके जिम्मे है, वो कुछ ज्यादा इख्तियारात एक्सरसाइज करने का में दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसे लोग होते हैं वर्कफोर्स में, अक्सर होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं वर्कफोर्स में जो कि शायद डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं लेकिन वो बासलाहियत अभी नहीं है, फिलहाल इतने क्वालिफाइड नहीं है, फिलहाल इतने एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन दोनों सिनेरियोज में, और नंबर 3 ऐसे सिनेरियोज में डिसेंट्रलाइजेशन डिसएडवांटेज का बायस बन सकती है जब नंबर 3 आपका जो लोअर मैनेजमेंट स्टाफ के कुछ हिस्से हैं वो करप्ट है, उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, कंपनी इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखते हैं, या फिर कंपनी इंटरेस्ट को वो प्रायोरिटी देते ही नहीं है। और सो ऐसी सिचुएशन में जाहिर बात है जब आप इख्तियारात को निचली सतह पर ट्रांसफर करते हैं तो कम सलाहियत की वजह से कोई गलत फैसला करके कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई लेजी है इसलिए बहुत सारे फैसलों आपने अगर उसको फैसला साजी का इख्तियार दे भी दिया है तो वो फैसला साजी ना होने की वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है। और बहुत सारे केसेस में अगर आपके लोअर रैंक्स में कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, और जाहिर बात है ऐसे होता है, तो ऐसे में भी जाहिर बात है आप नुकसान फेस कर सकते हैं। फाइनली डिसेंट्रलाइजेशन एक हवाले से ये वाला एस्पेक्ट जो है जो एक्सपेंशन पोटेंशियल है आपके बिजनेस का,
ये डिसेंट्रलाइजेशन में के लिए एक एडवांटेज बन जाता है जब एक्सपेंशन पोटेंशियल या ईज ऑफ एक्सपैंडिंग योर बिजनेस जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ही आपका ईज ऑफ एक्सपैंडिंग योर बिजनेस बढ़ जाता है। देखिए जब आप सारा दिन अपने रेस्टोरेंट की एग्जांपल ही ले लीजिए तो फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट के छोटे मोटे कील कांटे के डिसीजन से लेकर जितने भी बड़े डिसीजन हैं वो सारे आपके टेबल पे हैं। सातों के सातों रेस्टोरेंट मैनेजर जो है सातों के सातों ब्रांचेस जो हैं उनके छोटे मोटे डिसीजन से लेकर बड़े डिसीजन सारे आप कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि मे बी बिजनेस को एक्सपैंड करना तो दूर की बात, नई ब्रांचें तो खोलना दूर की बात, या एक और नया सेट ऑफ बिजनेस को तवज्जो देने तो बहुत दूर की बात। आप में भी अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो भी कंपटीशन में लूज कर जाए, बिकॉज जाहिर बात है कंपटीशन इज गोना ऑलवेज क्लाइंब अप ऑन यू। वो नई नई चीजें लॉन्च करेंगे, हमेशा प्रेशर रहता है राइवलरी में, और कंपटीशन ऐसी चीज है जो एक रियलिटी है। आप मोनोपोलीज एग्जिस्ट होते हुए बहुत कम देखेंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आउट देयर। सो बिजनेस को की ग्रोथ के लिए आपको नए नए सोल्यूशंस लॉन्च करने होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ के लिए आपको नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं, आपको अपनी बिजनेस के पोर्टफोलियो को या जो आपकी बिजनेस का कलेक्शन है आपने उस बिजनेस की कलेक्शन को अपनी बढ़ाना होता है। आप तभी वो कर पाएंगे जब आपने इख्तियारात को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है या आपने डेलीगेट किया हुआ है, आप डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर रखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं है जाहिर बात है तब सब कुछ आप पे। जब आपकी प्लेट भरी हुई है तो आप जाहिर बात है दूसरी प्लेट पर क्या तवज्जो दें। सो पॉइंट इज दिस कि आप अगर एक्सपेंशन चाहते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डिग्री ऑफ ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर में है वो आपको ज्यादा एडवांटेज पोज करेगी। तो ये वो एस्पेक्ट्स थे जिस हवाले से आप चुन सकते हैं बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। बाजू का सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कभी कभार आपको सेंट्रलाइजेशन करनी पड़ती है, कुछ हवालों से आपको सेंट्रलाइजेशन करनी पड़ती है, लेकिन जाहिर बात है अगर आप कुल्ली तौर पर सेंट्रलाइजेशन करेंगे तो भी ठीक नहीं है। अगर बिल्कुल एब्सोल्यूट डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो शायद वो भी बहुत सारे केसेस में मौजूद नहीं साबित होती। तो इसलिए आपको एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करना होता है इन एडवांटेजेस और एडवांटेजेस को मद्देनजर रखते हुए। So that's that for this particular lesson. See you in the next lecture. Thank you.